नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। काफ़ी दिनों बाद अपने मिल रहे हैं और दीपावली आप सभी प्यारे साथियों की बढ़िया शानदार रही होगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट में बताओ कि अपनी क्लास की जो ऑडियो वीडियो है वो एकदम बढ़िया आ रही है। ठीक है मेरे भाई। काफ़ी साथियों की जैसे मैं घर गया हुआ था तो कमेंट तो चल ही रहे थे, क्लास से बेचारे पढ़ने वाले पढ़ ही रहे थे। ठीक है, जो कुछ घर गए थे वो मतलब घर थे। और हाँ, अपडेट जीके विद आर एस गुजर सर हिस्ट्री। हाँ मेरे भाई, हिस्ट्री अपने कल से करेंगे, देखो धूम मचाएंगे। आज आए हैं बढ़िया तरीके से तो मैंने सोचा एक क्लास तो ले ही लें, काफ़ी दिन हो गए। वैसे मैंने यूट्यूब पर आपको पता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें कहा था 25 से क्लासेस शुरू करेंगे, 24 तक अपनी ऑफ रहेगी। लेकिन आ ही गए। ठीक है, क्योंकि मेरे से भी ये दिन निकालने थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि मन नहीं लगा। और आपके साथ जुड़ते हैं डेली, आपके जवाब सुनते हैं, देते हैं रिप्लाई, तो एक जुड़ाव हो जाता है इतने में। तो वो चीज़ है। चलो, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो वायुमंडल की संरचना रहेगा। जियोग्राफी की क्लास नंबर 26 है। रीटेल 2 का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल प्ले लिस्ट के अंदर। तो आज अपना जो टॉपिक सिंपल सा है। अपने इस टॉपिक को 2 क्लासों में करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। और इकोनॉमिक्स वगैरह जो कह रहे थे ना सर, एमसीक्यू बताओ कौन सी बुक लाएं, बाजार में कोई बुक ही नहीं है, कोई किताबों के पीछे दे रखे हैं 50-60, वो बहुत है क्या। टेंशन मत लो, आपको एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। हाँ, एमडी जाट नमस्कार, जोगराम जी और रेशम, सभी को राम राम भाई। मिस ब्यूटी आ जाओ, सारे युवराज मीणा सभी आगे हो ना। चलो देखो भाई, अपने जो आज टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा मेरे भाई वायुमंडल। और टॉपिक का नाम है वायुमंडल की संरचना। आपने आपके सिलेबस में दिया गया है, वायुमंडल नाम से टॉपिक है। इसकी संरचना भी पढ़ेंगे, लेयर भी पढ़ेंगे, सब अपने अच्छी तरह से देखेंगे इसको। वायुमंडल की संरचना ये पढ़ना है अपने को। देखो, कैसे समझना है इसको सिंपल वे में। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं अपने, क्या इसके अंदर अपने को देखना है। जैसे ये ऐसे मानो कि ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। हमारे ये जो पृथ्वी है, ये ग्लोब जो है, इसके आसपास विभिन्न प्रकार की जो है वो क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है। इसके आसपास जो है वो विभिन्न प्रकार का, यानी जो गैसों का आवरण जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की, जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बात बताऊं तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी, नाइट्रोजन गैस जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके आसपास आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे कुल 9 प्रकार की जो गैसें हैं, ये आगे चर्चा करेंगे इसके अच्छे से, वो आपको देखने को मिलती है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की गैसों का यहां पर आवरण मिलता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, एसएसटी विद्यालय विशाखा ओ मेरे भाई, इतना ज्यादा मत कहो आप। देखो, मैं इतने ज्यादा कमेंट के जवाब आए कि हिस्ट्री कराओ, हिस्ट्री भी मैंने शुरू कर दी। अब आप ऐसे मत बोलो विद्यालय विषय के जैसे आप कह दो, तो ज्यादा मत दो यार इतना काम। मैं इस पे अच्छे मेहनत कर रहा हूँ तो इस पे मुझे करने दो। हाँ, मुझे अगर आपको लगेगा ना, आईसीटी का मैं शुरू करूंगा। आईसीटी के मैंने बहुत शानदार टीचर है, बहुत शानदार गुरुजी है। मतलब लगभग 10 साल का उनके पास, 10 से ज्यादा ही है एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। वो आपके लिए पूरी फ्री करवा दूंगा, आईसीटी का पूरा करवा देंगे। ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। बढ़िया प्रश्न भी करा देंगे टॉपिक वाइज, और उनका कंटेंट भी करा देंगे आपको। वो टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जैसे अपने पढ़ रहे हैं वैसे ही। हाँ, ज्यादा मत दो यार काम। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में आप लिखो सबसे पहले, यहां पर अपने हेडिंग लगाएंगे वायुमंडल। और इस वायुमंडल में जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? आपको वायुमंडल के अंतर जो लिखना है वो लिखना है कि गैसों के मिश्रण के कारण पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये परिभाषा लिख लो। गैसों के गैसों के यानी एक गैस नहीं है, विभिन्न प्रकार की गैस है, तो गैसों के मिश्रण विभिन्न प्रकार की, यानी कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। ये भी याद रख लेना, कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। हाँ, गैसों के मिश्रण के कारण पृथ्वी पृथ्वी चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर
चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, पाए जाने वाले आवरण को, आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, जो आवरण के दो, एक वातावरण, पर्यावरण के दो। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई, मान लो जैसे ये मैं हूं, ये हमारी क्लास है। इस क्लास में कैसा पर्यावरण है? लाइटें लगी है, एसी लगी है, पीसी लगा है, पैनल लगा है, टेबल है, किताबें हैं। तो ये मेरा आवरण है। आप कहाँ बैठे हो? आप लाइब्रेरी में हो या घर हो, तो आपके आसपास देखो क्या क्या है। तो वो जो है ना, वो जो है वो उसका आवरण हो गया। समझ रहे हो? आपका आवरण वो है। तो पृथ्वी का आवरण कैसा है? इसके आसपास विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसे ही अपने क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यस करो अगर इतनी बात समझ में आई, फिर मैं आगे चलता हूं। सर प्लीज रिक्वेस्ट है, ज्योति शर्मा कह रही है पॉलिटी भी करवा दीजिए। मैं खुद नहीं करवाऊंगा, फिर मैं कोई टीचर देखूंगा पॉलिटिकल का, ठीक है? क्योंकि अब इलाज क्या आप ज्यादा कर रहे हो, उम्मीद लगा रहे हो, तो वो अब कोई भी देखो, कोई भी है, कौन फ्री पढ़ाएगा अपना 1 घंटा? सभी गुरुजन है बेचारे, टाइम बहुत कम होता है उनके पास, इधर उधर क्लास लेते हैं, फिर कभी किसी को। चलो देखेंगे, वो बात की है, करवा देंगे, देखते हैं। मैं करता हूँ कोई बात टीचर से कल, और मनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? सर जियोग्राफी और इकोनॉमी तो पूरी, हाँ वो पूरी करवा दूंगा, वो टेंशन जो शुरू कर दी वो चीज करवाएंगे। जियोग्राफी खत्म होने वाली है आपकी, इकोनॉमिक्स भी कम ही रह गई है अब, ठीक है? वो टेंशन, फिर इनके प्रश्न भी तो कराने हैं, प्रश्न भी तो कराने हैं आपको, वो चीज है। चलो देखो, ये बात इतनी समझ में आ गई आपको? यस करना एक बार, यस यस बिल्कुल। बहुत बढ़िया विष्णु जी कह रहे हैं, गुरु जी बिल्कुल। हाँ, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, हाँ, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वायुमंडल में आपको और क्या समझना है, और आपको ये बात समझनी है कि वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या कहते हैं? वायुदाब। तो लिखो, वायुमंडल द्वारा लगाए, लगाए जाने वाले, जाने वाले दाब को क्या कहते हैं? इस दाब को कहते हैं वायु दाब। क्या कहा जाता है मेरे भाई? गुरुजी इसको कहेंगे अपने वायु दाब। क्या कहेंगे? वायु दाब। वायु दाब का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो, यहां ये मेरे पास जो हवा है, क्या है? हवा। अब ये मैंने वायु जो है वो पवने वगैरह उसमें अच्छे समझाया हुआ है, पवन संचरण में ये बात। ये मेरे पास मान के चलो, ये क्या है? हवा है। ये हवा जैसे ही हाथ पे गिरेगी आकर, तो वायु दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ये हवा यहां से उठकर जाएगी, तो ये खाली होगी ना जगह, यहां पर वायु दाब क्या होगा? कम। तो हवा जब नीचे आती है तो वायु दाब अधिक होता है, हवा जब उठती है तो वायु दाब क्या होता है? कम होता है। ये बात याद रखना। जी सर, अब सुनो फिर मेरी बात। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि वायु दाब आपको धरातल पर यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? तो याद रखना, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल पर, समुद्र तल पर सर्वाधिक पाया जाता है वायु दाब। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? समुद्र तल पर पाया जाता है। कैसे गुरुजी समझाओ क्यों पाया जाता है? तो सुनो ध्यानो, मेरी बात ध्यानो, आया सुनो थे कि जिया वो भाग है, वो स्थल को भाग है, और यहां पर जो वो क्या है मेरे भाई? जल है। अब होता क्या है, जैसे स्थल भाग पर तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मिल जाएंगी, जैसे पर्वत मिल गए, और पठार मिल गए, पेड़ पौधे मिल गए। जी सर, और क्या? और कोई मान लो कोई घर मिल गया। क्या मिल गया? कोई घर मिल गया। अब मान के चलो, यहां पर जो हवा चलेगी, जो पवन चलेगी, जो वायु चलेगी, ये कहीं ना कहीं इन भाग से, जैसे कोई चट्टान से टकराएगी, कोई हवा पठार से टकराएगी, कोई पेड़ पौधों से टकराएगी। वो उनसे टकराने के बाद क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। धीरे होने के बाद मतलब यहां स्थल तक जब हवा पहुंचेगी तो उसकी गति बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन सोच के देखो, एक हवा चल रही है यहां पर, अरे भैया इस हवा, इस वायु को कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो कहने का मतलब, समुद्र तल पर जो हवा है वो उसका यानी वायु दाब जो है सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? समुद्र तल पर। वायु दाब आपको वहां सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ,
अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो इतना आप एक बार लिखो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। जी सर, इतना हम नोट डाउन कर लिए हैं, आप आगे बताओ। आगे आपको फिर बात यह सुननी है कि जो वायुमंडल है, क्या बोला मैंने, जो वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। कैसे गुरुजी? यानी देखो, ये बात तो मैंने बताई आपको कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें तो होंगी, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के इसके अंदर गैसों में क्या मिलेंगे, धूलकण देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें तो यहां पर आपको इसके अंदर घटना देखने को मिल सकती है जल वाष्प की, क्योंकि वायु दाब की बात आ रही है तो जल वाष्पीकरण होगा ही होगा। जल वाष्प के साथ साथ आपको घटना यहां तापमान की भी देखने को मिलेगी, तापमान की घटना भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो, ये पृथ्वी है, यहां पर सूर्य है, क्या है, सूर्य है। तो सूर्य का ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो ताप तो आएगा ही, तो इन गैसों से टकराव तो होगा ही। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको तापमान की घटना भी जो है वो देखने को मिलेगी। वह दिन प्रतिदिन की घटित होने वाली मौसमी घटनाएं भी सारी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। वह दिन प्रतिदिन जो भी मौसम संबंधित घटना होती है, कभी बादल बन जाना, कभी बारिश आ जाना, कभी तूफान आ जाना, वो भी सभी जो वायुमंडल का ही हिस्सा माना जाता है। तो आप क्या लिखोगे, घटित होने वाली वह तापमान, वह दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन घटित होने वाली, घटित होने वाली, होने वाली मौसमी घटनाएं, मौसमी घटना, ये समझना अच्छे से, इससे प्रश्न आपके बहुत क्लियर होंगे। ऐसे नहीं आप रट लिया इस वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है, 2 नंबर पे कौन सी, 3, ये जमाने गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, ये भी अच्छे ट्रिक से पढ़ लेंगे। लेकिन एक अच्छी समझ बनाना कि थोड़ा बहुत एग्जामिनर थोड़ा सा टर्म, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है, तो हम प्रश्न गलत नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो ये बात है क्लियर। अभी आपके जितने भी प्रश्न है ना, तो इसके जवाब में, हाँ प्लीज सर कुछ बताओ जरूर। रेशम भाई, मैं जरूर आपके लिए इस पे एक क्लास लेकर आऊंगा, और कितने नंबर से क्या कुछ आता है वो भी अपने चर्चा करेंगे। 2 एक दिन में क्लास आ जाएगी, थोड़ा एक बार आप मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि सवाल करोगे बीच में तो ये जो है पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना। हाँ, हाँ, तो मौसमी घटनाएं इसमें, यानी इसकी, यानी वायुमंडल की बात कर रहा हूं, इसकी उपस्थिति का एहसास करवाती हैं। ये सब जो चीजें वो वायुमंडल के कारण ही होती है, कि वायुमंडल है तो इसका एहसास कौन कराती है, ये जो सारी बातें लिखी ना, विभिन्न प्रकार की गैस से धूलकण, जल वाष्प, तापमान व दिन प्रतिदिन की घटित होने वाली मौसमी घटनाएं, इसकी उपस्थिति का एहसास करवाती हैं। तो ये बातें जो है वो आपको याद रख लेनी है। ये एहसास करवाती है कि वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है। हाँ, हाँ सर, मैं आपकी सिस्टर हूँ, हाँ तो बहुत अच्छी बात है सिस्टर, आपको जरूर करवाएंगे। थोड़ा सा आप जो है वो धैर्य बना के रखो, थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो याद रखना, एहसास करवाती है इस प्रकार। इसके बाद लिखोगे आप, इस प्रकार हम ये पढ़ते हैं, इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो है वो घिरे हुए है। वायुमंडल ने जो पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाया हुआ, घेरे हुए हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और एक बात और बता दूं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो इससे अपने को अलग नहीं होने देती, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये पृथ्वी से अलग क्यों नहीं हो सकता, तो आप फिर एक नीचे लाइन लिखोगे, पृथ्वी की, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, शक्ति के कारण यह इससे, यह इससे अलग नहीं होता है, नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको पता ना, गुरुत्वाकर्षण एक चुंबक की तरह बल काम करता है। जैसे सुनो, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैंने फेंका, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, इसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है
वो कहीं ना कहीं जो अपनी और चीजों को खींच रहा है, इसलिए वो वायुमंडल को क्या है, पकड़े हुए है, ये इसको अलग नहीं होने दे रहा है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको ये बात कहूं कि ये जो मार्कर है, मार्कर क्या कोई भी, अब वो अपने पढ़ते हैं किस प्रकार से जो है, अब ये मेरे आस में रिमोट है, ये मैंने फेंका, ये भी नीचे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये अपनी ओर खींच रहा है अपने को, ये अलग होने ही नहीं दे रहा है। अच्छा अगर गुरुजी मान के चलो इस रिमोट को मैं अलग करना चाहूं, इस रिमोट को मैं अलग करना चाहूं तो क्या अलग नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसकी फिर एक शर्त रहेगी, इसको आप इतना तेज गति से फेंको यहां से, इतना तेज गति से कि यह 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। अगर इतना आप तेज गति से इसको फेंक पाओगे ना रिमोट को, तो ये वायुमंडल को अपने, यानी वायुमंडल को हम अलग, वायुमंडल से इसको अलग कर देंगे रिमोट को, यानी पृथ्वी से इसको बाहर फेंक सकते हैं अपने, वरना नहीं फेंक सकते। अगर इतना तेज गति से ये जाएगा ना, तब गोली नहीं जाती भाई साहब, पिस्टल से गोली निकले ना तो 1 सेकंड में, वो भी 11 किलोमीटर नहीं जाएगी, 11 किलोमीटर कहते हैं किसको है, बहुत होता है 11 किलोमीटर, है ना। तो वो बात है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह इससे अलग नहीं होता। तो पूछे ना कि वायुमंडल पृथ्वी से अलग क्यों नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण। अच्छा अगर पूछे अलग होना चाहे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का उसको तेज गति से जाना होगा, तब वो अलग हो पाएगा। तो इसे कहते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। नई लाइन में लिखोगे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, इससे भी प्रश्न आ जाता है। ये उसमें आया था, ये जो लेब असिस्टेंट एग्जाम है इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी बताया मैंने आपको जी। तो ये बात है, पर सेकंड, ये याद कर लेना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर। हाँ, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। कोमल बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही आपका जो है वो साथ बना रहे, पेपर तक आप बढ़िया कर जाओगे पेपर में, ये गारंटी है मेरी। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात भी आप जो है वो याद रखोगे, है ना। इसलिए जो है कोई चीज वायुमंडल से अलग नहीं हो रही है। अब ये वायुमंडल काम क्या करता है गुरुजी, ये बताओ क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो जरूरी इसलिए है, अब आप नई लाइन में लिखोगे कि वायुमंडल जरूरी क्यों है। अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होता है, क्या हो जाएगा? वायुमंडल जरूरी है भाई साहब, है। क्यों है? अब क्यों आप लगा लो, क्यों आप लगा लो, मैं लिखता हूं जरूरी है। क्यों है? नंबर 1, पहली बात यह है कि वायुमंडल उल्का पिंड से भी हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल, वायुमंडल उल्का पिंड से भी रक्षा करता है, उल्का पिंड से भी रक्षा करता है। सर उल्का पिंड क्या है? बताता हूं, रक्षा करता है। देखो आपने गैलेक्सी पढ़ते हैं, अपने सौर मंडल पढ़ते हैं ना, तो सौर मंडल के अंदर क्या आता है? सूर्य आ जाएगा, आ गया, ग्रह आ जाते हैं, ग्रह के साथ आपको याद रख लेना उपग्रह भी इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा केवल यहां तक बात नहीं होती है, इसके अंदर उल्का पिंड वगैरह भी है। तो उल्का पिंड क्या है? इसी प्रकार आपको जो वो देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रह ना पृथ्वी है अपनी एक ऐसी है, तो इसी प्रकार मतलब चट्टान के बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे भी टुकड़े आपको जो है वो ब्रह्मांड में ऐसे घूमते हुए उड़ते हुए जो है वो नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रह्मांड के लिए तो वो एक तरह से कण का ही काम है, कण ही है वो, उसके आगे तो क्या है ना, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। अच्छा ग्रह किसे कहते हैं? देखो ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसकी परिभाषा क्या होगी? ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, पढ़ते हैं अपने। अच्छा जो ग्रहों के, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो उपग्रह है। समझ में आ गई? अपने पृथ्वी का उपग्रह आपको देखने को मिलता है चंद्रमा। कौन देखने को मिलता है? चंद्रमा। तो ये बात है। ठीक है सर जी। अब देखो वायुमंडल उल्का पिंड, अच्छा उल्का पिंड क्या? जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब उल्का पिंड जब पृथ्वी की तरफ आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि डायनासोर्स जो है उनका अंत कैसे हुआ, कि एक जो उल्का पिंड है वो आया और उसने जो है सारे बड़े जीवों को जो है वो मार दिया।
सारे जो बड़े जीव थे उनको क्या है, खत्म कर दिया। वो उल्कापिंड इतना भयानक था, छोटे छोटे जो जीव थे वही मुश्किल से धरती के नीचे थे, जैसे भी बताते हैं छोटे छोटे रेंगने वाले थे वही बच पाए थे, वरना सारे मर गए थे। मर गए थे, उनका अंत हो गया, वो बाद में कभी पनपे ही नहीं। तो अब यानी अच्छा सर, फिर आप कह रहे हो कि वायुमंडल उल्कापिंड से रक्षा करता है, तो तब क्यों नहीं कर पाया? वो उल्कापिंड बहुत बड़ा था। क्या होता है कि हम देखते हैं कि बड़ा जो उल्कापिंड होता है ना, ये उसको नष्ट करता है। तो वो जैसे जैसे इसके पास आएगा, ये वायुमंडल है इसके आसपास, तो ये इसको नष्ट करते रह जाएगा, करते जाएगा। लेकिन कई बड़े उल्कापिंड होते हैं जो नष्ट नहीं हो पाते, फिर वो छोटे हो जाते हैं, यहाँ तक आते आते उनको नष्ट करते करते छोटा हो जाता है। फिर ये छोटा होकर जो है पृथ्वी पे गिर जाएगा कहीं ना कहीं। फिर हम कई कहानियां बनाते हैं कि एलियन आया था, ये आया था रात को यहाँ पर। तो ये जो हमें दिखता है, यही जो है वो क्या होता है, उल्कापिंड। अच्छा, कल्पना चावला जी की अगर अपने बात करें, उनका जो है कि जब वो लैंडिंग कर रहे थे, तो उनका जो मिसाइल थी उसमें जो आप पढ़ते हो कि उसमें क्या लगी थी, आग लगी थी। उसमें भी यही काम हुआ था कि वायुमंडल ने ही किया था वो सारा काम। वायुमंडल ने सोचा कि ये उल्का पिंड है जो धरती की तरफ जा रहा है, तब उसको नष्ट कर दिया। तो वैसे ऐसे तो बहुत एरोप्लेन एरोप्लेन भी उड़ते हैं। तो इसके अलावा चलो पृथ्वी के बाहर बात करें तो बहुत सी मिसाइलें जो हैं वो जाती हैं, तो वो क्यों नहीं नष्ट होती? देखो क्या था, जब ये मिसाइल जो है वो उड़ी थी, मिसाइल जब उड़ी थी तो इसके यहाँ पर पास में कोई तार थी, जब वो तार अलग हुई ना उससे, तो उसके खरोच लगे, जिस कारण जो ऊपर वाली लेयर थी वो उसकी हट गई एक छोटी सी जगह से। अब वो ऊपर वाली लेयर इसलिए बनाई होती है कि वायुमंडल की पहचान, वायुमंडल जो है वो ये ना सोचे कि ये कोई धातु है जो, यानी ये कोई उल्का पिंड है जो धरती पे जाकर इस प्रकार से टकराएगा। तो जब वो ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब वो नीचे आ रहा था तो वो जो भाग टूटा हुआ था ना, वहां आग लग गई। ये उल्का पिंड जो वायुमंडल, उसने क्या काम सोचा, उसने सोचा ये उल्का पिंड है, वहां जैसी आग लगी, वो जैसे नीचे गया पूरा चल गया था, है ना। इस प्रकार की जो अपने घटना है वो उसके अंतर्गत पड़ते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये बात है। तो वायुमंडल किससे रक्षा करता है? उल्कापिंड से। उल्कापिंड को आने नहीं देता है, उल्कापिंड से हमारी जो है वो यह क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद क्या रक्षा जरूरी और क्यों है? अच्छा, हम सांस लेते हैं, उसके लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर मैंने कहा था कि 21% मात्रा जो ऑक्सीजन की भी देखने को मिलेगी। तो दूसरी बात, हमें सांस लेने में जो है वो सहायता करता है। तो आप इसमें लिखना, सांस लेने में ऑक्सीजन देता है। सांस लेने हेतु हम जो सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? वायुमंडल ऑक्सीजन देता है, एक ये बात लिख लेना। जी सर। उसके बाद तापमान को संतुलित रखता है, बहुत अच्छी बात है ये। तापमान को क्या है, तापमान को संतुलित रखता है, संतुलित रखता है। क्या गुरु जी कैसे? सुनो ध्यान से, सोच के देखो कि अगर मान के चलो ये वायुमंडल ना होता तो यहां पर पता क्या होता, इतना तापमान पड़ता कि दिन में आग बरस रही होती, आग, और हम जीवित ही नहीं रह पाते। अच्छा, तापमान इतना खतरनाक होता अगर वायुमंडल नहीं होता, तो रात में पूरी की पूरी जो है वो बर्फ जम जाती, पूरी की पूरी। तो ये जो लेयर्स हैं इसकी, ये जो परत है, हमारे यहाँ जो सूर्य किरणें आती हैं उनको हमें उतना ही प्रोवाइड कराती है जितने में हम जीवित रह पाए। जैसे एक तरह से ये कांच का सिस्टम है, कांच का बॉक्स है, यहां पर सूर्य की किरणें जो सीधी धरती पे नहीं आती हैं, ये ओजोन लेयर्स है, ये क्या काम करती हैं, ये यहाँ, यानी ये कांच का बॉक्स है, यहां पर हम रह रहे हैं और प्राणी रह रहे हैं, तो ये इसके ऊपर लगने के बाद हमें उतनी ही सूर्य की किरणें उपलब्ध कराती है जिससे हमारा जीवन बढ़िया चल सके, है ना। अब कह रहे ना ओजोन परत में छेद मिल रहा है जिस कारण सूर्य की किरणें सीधा धरती पे आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, तापमान बढ़ रहा है, तो वो इसी के कारण होता है सारा। इसलिए कह रहे हैं पेड़ पौधों को बचाओ, पेड़ पौधे नहीं होंगे। अब आपको मैंने ये बातें जो घुमा फिरा के टॉपिकों में बताई हुई है पहले, है ना। सर एक टॉपिक और बचा है, कृषि वाला। हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो आप, है ना। हाँ, निर्मला जी, ठीक है भाई, करवा देंगे। तो ये बात याद रखना, दिन में आग बरसे रात को बर्फ हुए, अगर वायुमंडल ना हो तो। 4 नंबर पॉइंट पर आप जो बात याद रखोगे वो रखोगे मौसम और वर्षा भी, मौसम जैसे जो बदलता है। अच्छा, मौसम में सारी चीजें वैसे आ जाएंगी, चाहे तूफान आए, आंधी आए, जो भी है मौसम, बादल बनना, है ना, तापमान, सब बातें सारी मौसम के अंदर आ जाती है। मौसम व वर्षा, ये वर्षा लिख दो थोड़ा अच्छा से समझ जाओगे। वर्षा लाता है, कौन लाता है? वायुमंडल। ये भी वायुमंडल का काम है, वर्षा लाना भी, क्योंकि वो तापमान उसी प्रकार से देगा
जिस प्रकार से जो है यहाँ का एक नेचर बहुत शानदार तरीके से काम करे करे। इतनी बात बताओ, समझ में आई क्या? ठीक है सर जी। ये चार बातें जो आपको याद रखनी है। वायुमंडल उल्कापिंड से बचाता है, सांस लेने के लिए, ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। तापमान को संतुलित रखता है और मौसम में वर्षा लाता है। 4 पेज में, 3 पेज में एक बार फिर पढ़ा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। फिर वायुमंडल की विशेषता जानेंगे। बस, वायुमंडल गैसों के मिश्रण के कारण पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण, ये गैसों का मिश्रण है विभिन्न प्रकार की, इसी आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसके द्वारा लगाए जाने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब जी। और अगर बात करें समुद्र तल पर सर्वाधिक जो है वो क्या पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा वायु दाब। अरे 2000 पोस्ट, ऐसे आप क्यों बातें कर रहे हो मनीषा? 2000 पोस्ट है, 1500 है। यूपीएससी के अंदर 10 लाख बच्चा लोग बैठते हैं मेरे भाई, और पोस्ट आती है 600 700। वो अपना तो है ही कितना, थर्ड ग्रेड लेवल का एग्जाम है। अब उसके साथ अपने अपना ये जो इतना पढ़ रहे हैं ना सिलेबस, उसका बेसिक भी नहीं है ना? तो अपने ऐसे माते मत किया करो मनीषा। एक बढ़िया हौसला रखा करो अपने अंदर कि हाँ बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, लड़ाई उसके लिए लड़नी है। अब आपकी तरह सब सोचने लगे फिर तो दिक्कत तो एक ये है ना, आपको पढ़ाई से कैसे ना कोई ने, आप ऐसे में देखो 2000 पोस्टें, ये आपको दूर लेकर जाएगी है ना सिलेक्शन से। इन चीजों को आप मत लेकर आओ अभी दिमाग में। अभी आप अपना कर्म करो। कर्म क्या है? पढ़ना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, हम पढ़ सकते हैं बस। तो वो बात है, अभी आप टेंशन मत लो इस फाल, ये जो बातें हैं 2000 हैं ना, तो ये थोड़ा सा मोनिसा आप हौसला रखो बना के। समुद्र पर सर्वाधिक पाया जाता है वायुदाब, ये याद रखना। वायुमंडल, इसमें विभिन्न प्रकार की गैस से धूलकण, जल वाष्प, तापमान व दिन प्रतिदिन घटित होने वाली मौसमी घटनाएं जो है वो होती हैं, जिससे यह पता लगता है कि वायुमंडल है। इसकी उपस्थिति का एहसास करवाती है हमें ये सब घटनाएं। हाँ, मेहनत जारी रखने, बिल्कुल बिल्कुल निर्मला, ये बात हुई ना। इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल घिरे हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो इसको अपने से अलग नहीं होने दे रही। अलग होना चाहे तो इतना तेज गति से उसको अलग होना पड़ेगा। कितना बोलो? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2, 11.2, 11.2 किलोमीटर, याद करो 11.2 किलोमीटर। अच्छा, प्रश्न कैसे आ सकता है? याद रखना, यहां एग्जामिनर मिनट भी दे सकता है, घंटे भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या चुनना है? सेकंड। सेकंड 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 जी। आगे, वायुमंडल जरूरी क्यों है? वायुमंडल उल्कापिंड से भी रक्षा करता है, सांस लेने हेतु ऑक्सीजन भी देता है, तापमान को संतुलित भी रखता है। दिन में अगर ये ना हो तो आग बरसे, और रात में बर्फ जमे, और मौसम व वर्षा जो है वो यही लाता है। तो वायुमंडल इसलिए जरूरी है। समझ में आ गई? जी सर। हाँ, अब देखो आप कह रहे हो ना पढ़ने का मन नहीं करा, तो यही चीजें होती हैं। तो आप डिमोटिव न हुए। ठीक है, पोस्टों को एक बार आप साइड में रखो, आप मेहनत पे जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी मेहनत करो। अब लिखो वायुमंडल की विशेषता। वायुमंडल की विशेषता क्या है गुरुजी? तो लिखो आप वायुमंडल की विशेषता। इसकी विशेषता जो है वो आपको ये देखने को मिलती है कि वायु जो है वो तो ना तो इसका कोई रंग है, ना कोई इसकी खुशबू है। ठीक है। हाँ, यह एक तरह से आपको जो है इसको अपने कह सकते हैं कि एक तरह से ये रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। इसका ना कोई स्वाद है। तो लिखोगे वायुमंडल का ना तो कोई रंग है, यानी यह रंगहीन है, ना इसका कोई स्वाद है, स्वादहीन है, ना इसकी अगर अपने बात करें तो कोई खुशबू है, ये गंधहीन है। ठीक है। हाँ, गंधहीन, गंधहीन। ठीक है गुरुजी। ये वायुमंडल के, इसके अलावा बात करें तो ये गतिशील है वायुमंडल। वायुमंडल जो क्या है वो गतिशील है, एक जगह नहीं रुका हुआ है, गतिशील है ये। तो इसमें ये बात याद रखना, इसका मुख्य गुण, इसका जो मुख्य गुण है वायुमंडल का, अगर आपसे पूछे बताओ मुख्य गुण क्या है, तो याद रखना यह गतिशील। इसके अंदर गतिशीलता देखने को मिलती, इसे आप संवेदनशीलता भी कह सकते हो, इसे आप नगनशीलता भी कह सकते हो। ये आपको वायुमंडल का मुख्य गुण जो है वो देखने को मिलेगा। हम्म।
हाँ ठीक है, ये बात करेंगे मनीषा अलग से, ठीक है अभी। ठीक है, आपके लिए जरूर इस बात पे ध्यान देंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी अगर याद हो, कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पेराविंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक 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 जो पेराविंगनी किरणें होती हैं, उन किरणों से भी रक्षा करता है। किरणों से भी हमारी क्या करता है भाई? किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, रक्षा करता है। तो ये जो आपको हानिकारक पेरावेंगनी किरणें मिलेंगी, यूवी बोलते हैं जिसे, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावोलेट किरणें। जो यूवी किरणें हैं, यूवी को आप क्या बोलोगे? अल्ट्रावोलेट, लिख लेना अल्ट्रावोलेट। अल्ट्रावोलेट जो किरणें हैं, परावैंगनी जो किरणें हैं, उनसे हमारी क्या करता है? ये रक्षा करता है। तो मैंने कहा था ना, एक कांच का सिस्टम है ये। तो जो हानिकारक किरणें हैं उनको तो बाहर कर देता है, जिससे हमारा जीवन चल पाए। उन किरणों को जो है बढ़िया शानदार, जैसे पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? धूप की किरणों से खाना बनाते हैं। उसी प्रकार एक तरह से ये मान लो कि ये इस प्रकार से हमें सिस्टम प्रोवाइड करवा कर देता है। हाँ हाँ, भादु व्यू, बिल्कुल भाई। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? जी सर। अब ये हो गई वायुमंडल की विशेषता। अच्छा, अब आपको लिखना है कि वायुमंडल में कौन कौन से प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो आप लिखोगे यहां पर नई लाइन में लिखो वायुमंडल। ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जीके बाय अजय सर नाम से टेलीग्राम है। यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कैपिटल में लिखना पूरा, जे अपना यूट्यूब का लोगो है ना, इसी नाम से आपको ये मिल जाएगा। इसके ऊपर ये अभी क्लास खत्म होती है जस्ट मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अब देखो इसमें लिखोगे आप कि वायुमंडल में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में कितने प्रकार की? 9। बोलो मेरे साथ, कितने प्रकार की? 9। एक बार और बोलो। 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें मिलती हैं? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की जो गैसें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो एग्जाम में प्रश्न क्या इससे अपने को देखने को मिल सकता है? आपसे एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन सी। अच्छा, फिर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन। प्रश्न ये भी बन सकता है कि नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है। इसके अलावा प्रश्न क्या बन सकता है? इसके अलावा ये बन सकता है कि शुरू की 3 या 4 गैस से जो पूछ लेगा, क्रम से बताओ सबसे ज्यादा, अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ। इस प्रकार से प्रश्न जो अपने बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको पहले ये 9 गैस से याद कराता हूं, उसके बाद आगे जो भी है कैसे अपने को है वो याद करना है वो बताता हूं। ठीक है, आप सबसे पहले एक ट्रिक लिखोगे, इसका एक मंत्र लिखोगे, इसका एक सूत्र लिखोगे। नाक हानि है कि ओजोन। नाक हानि है कि ओजोन। ये ट्रिक रहेगी अपनी। क्या है? नाक हानि है कि ओजोन, ये क्रम है इसका। कैसे गुरुजी? 9 प्रकार की है। ना से हो जाएगी नाइट्रोजन। ना से क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन। अच्छा, ना आ की ध्वनि आ रही है ना, न प्लस आ मिलकर ना बना है। तो आ से आप 2 नंबर पे लिखोगे ऑक्सीजन। 2 नंबर पे क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। दो याद करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आ से आपको एक और याद करना है, वो है आर्गन। तो ये 3 बातें आपको याद करनी है ना से। ना से नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर न को ले लिया, फिर आ बचा। आ से ऑक्सीजन और आ से आर्गन। 3 क्रम याद करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। एक बार और बोलो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। परसेंटेज तो बहुत बाद की बात है कि एग्जामिनर प्रश्न बना ले, पहले अपने को यही क्रम याद होना चाहिए। 3 याद हुई तो यस करना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाक, ना से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, आर्गन। एक बार और बोल दो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इसके बाद का से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, एक गैस ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। हा, हा से हो जाएगी हाइड्रोजन, हा से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। एक और पढ़ लेते हैं, नी से हो जाएगी, याद रखना, नियोन। नी से कौन सी गैस हो जाएगी, नियोन। करो याद। हानि से, कैसे क्या हो गया गुरुजी, कैसे कार्बन हो गई, हानि से हा से हाइड्रोजन, नी से नियोन। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नियोन। बोलो, हुआ याद। छह याद करो, आगे मत बढ़ना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं है प्रेम चौधरी, आ गए हो आप, कोई बात नहीं है। तो बताओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन। तीन याद होगी। तीन और ना, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हानि हा से हाइड्रोजन, नी से नियोन, नियोन हाइड्रोजन, नियोन हाइड्रोजन, नियोन हानि, हाइड्रोजन नियोन। नाक हानि से छह गैसें होगी, छह गैसें से होने के बाद रे क्या गया, है से हीलियम, ऐसे क्या हो गई, हीलियम। हीलियम के बाद आपको याद रखना है की से क्रिप्टॉन, कैसे क्या याद रखना है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। की से क्या याद रखना है, क्रिप्टन या क्रिप्टॉन, क्रिप्टन याद कर लेना, क्रिप्टोनिक क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद आप याद रखोगे ओजोन, क्या याद रखोगे, ओजोन। तो ये आपको जो है विभिन्न प्रकार की यहां क्या मिलेंगी, गैसें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। करो याद। हाँ, गुड इवनिंग सर अजय जी, हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। करो याद इसको, ये 9 प्रकार की हो गई। अच्छा, अब अवरोही क्रम पूछे इनका, तो आपको ऐसे चलना है, किन गैसों का अवरोही क्रम बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। अवरोही क्रम में आप चलोगे नाइट्रोजन से। आरोही क्रम पूछे तो आपको ऐसे जाना है, छोटे देखो, छोटा अक्षर कौन सा, आरोही, यानी सबसे कम पाई जाती है ओजोन। तो आरोही से ऊपर की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा आरोही क्रम। अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, अगर नाइट्रोजन से ओजोन तक चलोगे तो अवरोही क्रम, ये इसका अवरोही क्रम है। अब सर आप ये बताओ, कितने कितने परसेंटेज याद रखेंगे, इतने प्रकार की इसके अंदर, यानी नाइट्रोजन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी 78.08%, यानी सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21, तो 21 को आप ऐसे लिखो 20.94%, 20.94 हो गया। जी सर। 3 नंबर पे आप लिखोगे ऑर्गन, आर्गन की जो मात्रा है 0.93%, यानी 0.93 ये होगी। जी सर, ज्यादा तो इनकी मात्रा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है 0.03, 0.03%। हाइड्रोजन की मात्रा की अगर अपने बात बताएं तो 0.40 लगानी है, 1, 2, 3, 4, जीरो टोटल हो गई है 5। हाइड्रोजन में अक्सर भी 5 ही है, तो 0.40 लगा के 5 लिख देना। नियोन की अगर अपने बात करें तो आप 2 जीरो लगा के पॉइंट के बाद 18 लिख देना, 1.8%, 1.8%, 0.0018% हो गया। जी सर। हीलियम की यदि अगर अपने बात करते हैं तो आपको याद रखना है 0.30, 1, 2, 3, 5। ठीक है गुरुजी, ये लिख देंगे। उसके बाद अगर बात करें क्रिप्टन, क्रिप्टन की अगर बात करें तो आपको 0.30 लगाकर 17 लिख देना है, ये इसकी मात्रा इतनी है। सबसे कम ओजोन की है, कैसे, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा के 6 लिखते ही ये आ जाएगा। जी।
पूछते हैं, परसेंटेज नहीं, आप थोड़ा एक आइडिया लगा लिख लेना, ठीक है। हाँ, सॉरी, ये आरोही अवरोही नहीं है, आई एम सॉरी भाई, आपने बिल्कुल, मिस ब्यूटी ने जो है ये बात कही है गुरुजी, ये तो ये देखो, ये परसेंटेज लिख दिया, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना, सबसे अधिक ये है। 2 नंबर पे सेकंड नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। 3 पर देखो 0.93, 3 नंबर पर ऑर्गन, 3 का क्रम याद रखना है, सॉरी मेरे को ये बताना था, 3 का ये। अब सुनो, यहां पर अगर अपने बात करें तो 0.03, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो 4 पे भी ये हो जाएगा। कम सबसे देखें तो इसमें आपको कम में जो मात्रा देखने को मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन की। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ, टाइम क्लास का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ मेरे भाई, वहां आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो याद रखना सबसे कम जो है वो आपको हाइड्रोजन की मात्रा देखने को मिलेगी, सबसे कम लिख लेना, ठीक है। सबसे कम, ये परसेंटेज लिखा हुआ, बाकी अब हम पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे अधिक याद रखोगे किसकी, नाइट्रोजन की। सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन की, ठीक है। हाँ, हाँ सर, आज आज नहीं पियेंगे, आज पी लिया पहले ही, ये पड़ा है खाली किया हुआ। हाँ, ये बात है, ठीक है, तो अब लिख लेना। ओके, वायुमंडल में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है, ना कहानी है कि ओजोन। ये ट्रिक है, इससे ये 9 गैसें अपनी याद हो जाएंगी। सबसे कम हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, बोलो। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे कम जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन। हाँ, ठीक है जी। अब देखो, भारी गैसें और हल्की गैसें कहां मिलेगी, तो याद रखना, जो वायुमंडल है, ये बात लिख लेना, जो वायुमंडल है इसकी 2 परत देखने को मिलेगी आपको। एक तो निचली परत होगी, एक ऊपर वाली जो परत है वो होगी, ठीक है। हाँ, एक तो जो नीचे नीचे परतें होंगी वो निचली परत, अभी मैं पढ़ाऊंगा कौन कौन सी परतें निचली कौन सी ऊपरी है। एक तो निचली परत होगी, एक ऊपरी परत होगी, ऊपरी परत। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए, बताओ वायुमंडल में जो भारी गैसें हैं और हल्की गैसें हैं वो कहां पाई जाती है, तो याद रखना, निचली जो परत है वो भारी गैसें देखने को मिलेगी वहां। निचली जो परत है वहां कौन सी गैसें देखने को मिलेगी, भारी गैस जो है वो देखने को मिलेगी। ऊपरी जो परतें हैं वहां पर आपको हल्की गैसें देखने को मिलेगी। हल्की गैस जो है वो क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो वजन वाली या भारी गैसें जो है वो निचली परत में, और हल्की जो गैसें हैं वो कहां देखने को मिलती है, ऊपरी परत में। वो कहां देखने को मिलती है, ऊपरी परत में। समझ में आ गई, तो भारी गैसें निचली परत में, और हल्की परतें जो है वो ऊपरी परत में, ऊपरी परत में। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, इतनी बात बताओ सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, यहां पर मैंने एक शब्द बताया था आपको कि ये जो वायुमंडल है इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें मिलेगी, धूलकण मिलेंगे। डी, एक ये शब्द लिखा था जल वाष्प, यहां पर आपको जल वाष्प भी देखने को मिलेगा। क्या होता है जल वाष्प, इसको बताओ सर। तो इस गैसों के बाद आप एक हेडिंग और लगाना, जल वाष्प। जल वाष्प, वाष्प, वाष्पीकरण का मतलब पता होगा, जल का ऊपर उठना। जहां पर वायु दाब अधिक होगा, देखो जहां पर तापमान कम होगा और वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा, तो यहां पर जो है वो क्या है, जल ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। कहां पर ऊपर की ओर, जहां पर तापमान अधिक है और वायु दाब क्या है, कम है। कैसे, पवनें जो चलती है ना, वो हमेशा याद रखना उच्च वायु दाब से निम्न की ओर चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न की ओर। तो जैसे यहां पर हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर से पानी उठकर जो है वो जाएगा और बादलों के माध्यम से बरसेगा, बरसेगा ना।
कहां बरसेगा? जहां पर वायु दाब क्या है, कम होगा, वहां बरसेगा। ये बात मेरी याद रख लेना जी। तो हवा कैसे चलती है उच्च वायु, ये समझाया हुआ मैंने आपको उच्च वायु जलवायु के अंदर। जब हिंद महासागर करवाया था उसके अंदर वो धाराएं कराई थी, तब मैंने बताया था आपको कैसे मानसून जाता है। हाँ। अब आप एक बात याद रखना, जलवाष्प, जलवाष्प की बात करें तो यह प्राथमिक हरित गृह तत्व है। पहली बात आप ये लिखोगे। दूसरी बात ये लिखोगे, इसकी आपको जो है वायुमंडल में अधिकतम अधिकतम 2 से 4% की मात्रा देखने को मिलती है। जल पूरे वायुमंडल में 2 से 4% जो है मात्रा पाई जाती है। जल का वाष्पीकरण पूरे वायुमंडल में आपको सिर्फ 2 से 4% ही देखने को मिलता है। लेकिन याद ये रखोगे, लगभग 90% जल वाष्प जो है वो 5 किलोमीटर तक ऊंचाई में देखने को मिल जाएगा। लगभग 90% जल वाष्प 5 किलोमीटर, अधिकतम बता रहा हूं मैं आपको, अधिकतम यानी बस 5 किलोमीटर तक 90% आपको जल वाष्पीकरण की घटना है। तभी तो कहते हैं कि जो पहली लेयर होती है ना सौरमंडल वाली, वहीं पर आपको मौसम संबंधित घटनाएं जो वो देखने को मिलती है। तो आप क्या लिखोगे? जल वाष्प 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाया जाता है। तो जल वाष्प आपको 5 किलोमीटर ऊंचाई तक जो देखने को मिल जाएगा। कितनी ऊंचाई तक देखने को मिल जाएगा? 5 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में यहां पर आपको नजर आएगा ध्रुव, और यहां पर एक नजर आएगी रेखा जिसे अपने बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब मैं आपको ये कहूं कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलें तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? एक बात याद कर लेना मेरे भाई, सूर्य की जो किरणें हैं वो रहती हैं इनके यहां आसपास। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, बीच में भूमध्य है। सूर्य की किरणें इनके बीच में घूमती रहती हैं। सबसे ज्यादा आपको तापमान देखने को मिलता है भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि सूर्य 2 बार सूर्य की किरणें सीधी चमकती है भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब ये है, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहीं पर बारिश ज्यादा होगी। तो इसका मतलब आपको जल वाष्प की मात्रा ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? भूमध्य पर। जल वाष्प की ज्यादा या अधिक मात्रा देखने को कहां मिलेगी? भूमध्य रेखा पर। और कम मात्रा जो है वो कहां देखने को मिलेगी? ध्रुवों पर। कम मात्रा कहां देखने को मिलेगी? ध्रुवों पर। अब इसका मतलब जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बताओ, मुझे ये प्रश्न बताओ आप, परीक्षा में ऐसे देखने को मिल सकता है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? तो घटेगी। जब हम भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा या जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा घटेगी, की मात्रा कम होगी कह दो, या घटेगी, या घटेगी। तो जब हम ज्यादा, आपको बारिश जो वो यहां देखने को मिलेगी और कम यहां, तो जब हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे ध्रुव की तरफ, तो वर्ष ये नहीं, जो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा जो वो क्या घटेगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूं
कि जब हम ध्रुव से भूमध्य की ओर आते हैं तो क्या उल्टा कर दो इसका, यहां पर कम है, भूमध्य की तरफ आएंगे तो ज्यादा होगी। तो जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जल वाष्प की मात्रा जो बढ़ेगी। सिंपल। यस करो, इतनी बात समझ में आई तो। हाँ, और एक बात यार ना, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये भी बात याद कर लेना। अब मुझे ये बताओ, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आज की क्लास को अपने विराम देते हैं। अब आपको सर हमें कल क्या पढ़ाओगे? कल पढ़ाऊंगा वायुमंडल की परतें। ये हेडिंग लगाए छोड़ देना, वायुमंडल की परत। जैसे अपने पढ़ते हैं मेन तो प्रश्न देखो, ये तो सामान्य परिचय था, ये अब आप हेडिंग लगाओगे। जैसे आप देखोगे सौर मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, और हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, सैटेलाइट्स कहाँ अपने को देखने को मिलती है, ओजोन परत कहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तूफान कहाँ आते हैं, किस परत में आते हैं, मौसम संबंधित घटनाएं, वर्षा कहाँ से होती है, तो ये सब बातें जो है वो अपन करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अब अपने बढ़िया देखो, दिवाली वगैरह त्योहार था, अच्छा आपका रहा। अब मुझे भी, मैं काफी दिन रहा है घर पे, 6-7 दिन लगाया है ना। तो अब मैं भी थोड़ा लंबे टाइम तक घर नहीं जाऊंगा, है ना, अगर कोई मतलब जरूरी काम नहीं हुआ तो। और ये बात है कि अब अपने क्लासें आपको, मैं एक टाइम फिक्स आपको बता देता हूँ। एक तो ये शाम को आपको टेलीग्राम पे थोड़ा पोल करा लेंगे, 9 बजे ठीक है, 10 बजे। ये अभी सारे साथी जो है इस क्लास में उपलब्ध नहीं है, वहां करवा लेंगे मैसेज तो आप बता दोगे। और हिस्ट्री क्लास अपने जो है एक सुबह, 2 क्लासें तो कंटेंट वाली कंफर्म रहेंगी। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह वाली करानी है तो वो उसके अलावा देखेंगे, 2 बहुत हो जाती है, 1 घंटे क्लास 2 दे दें तो फिर और ऑफलाइन भी वगैरह पढ़ाते हैं, फिर ज़्यादा थकावट हो जाएगी। ठीक है, 2 क्लास से भी दूंगा ना तो मैं आपको बढ़िया। देखो ये कितना करेगी क्लास, अब मैट्रिक्स का ये क्लास हो रही, कृषि वाली आएगी, कंप्लीट होगी ये। फिर हिस्ट्री वाली पे काम कर लेंगे, और इकोनॉमिक्स वो 2 रह गई, उनको कंप्लीट करके एमसीक्यू बहुत शानदार तरीके से आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, टेंशन मत लेना। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्लास को शेयर करो, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। सब्सक्राइब करो चैनल पर नए हो तो। बहुत बहुत आभार, आप क्लास को देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद। कमेंट में ज़रूर बताना ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।